हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ेंगे बच्चा? परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले परिसंचरण तंत्र होता क्या है? तो परिसंचरण तंत्र बच्चे, हमारे शरीर में एक खास डिलीवरी सिस्टम है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब ये क्या है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे शहर में सामान को पहुंचाने के लिए ट्रक और सड़कों की जरूरत होती है, वैसे ही शरीर में नसें और रक्त होती है। शरीर के अंदर जो चीजें होती है, पोषक तत्व होते हैं, पोषक होते हैं। उसके बाद हार्मोन्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इन सब चीजों को हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए इन सब की जरूरत पड़ती है। जिसमें पार्ट होता हमारा हृदय होता है, जिसका पार्ट हृदय होता है, रक्त होता है और रक्त वाहिकाएं होती हैं। इन तीनों चीजों के मिलने से परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। आइए हम जरा इस चीज पे यानी एग्जाम का जो हुक है उस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये पूरा का पूरा जो सीरीज है, योद्धा सीरीज, ये आपके एग्जाम को नजर में रखते हुए क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसमें आपको सिर्फ एग्जाम में क्या आने वाला है और आपको एग्जाम के नजरिए से क्या क्या पढ़ना है, हम बस उन्हीं चीजों की बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर आपका है परिवहन, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको 5 से 7 नंबर पक्का ही ला कर देंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको इस चैप्टर पे पूरा ध्यान देना है। हमने पहला लेक्चर किया था प्लांट में परिवहन कैसे होता है, और अब हम करने वाले एनिमल में परिवहन कैसे होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से देखना और पढ़ना है। आपने पहला लेक्चर नहीं किया होगा तो आप कर लेंगे। ग्रुप में आपका जो टेस्ट सीरीज होता है, जो पीवाईक्यू होता है, वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिसको आपको खुद से सॉल्व करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि परिवहन तंत्र जो होता है, सॉरी, परिसंचरण तंत्र जो है, उसके 3 पार्ट होते हैं हमारे शरीर के अंदर। रक्त पहला पार्ट है, दूसरा है हृदय यानी आपका हार्ट भी परिसंचरण तंत्र का पार्ट है, और तीसरा होता है बाबू रक्त वाहिकाएं यानी आपकी नसें, ब्लड की जो नसें होती है वह। ठीक है, तो हम जरा परिसंचरण तंत्र का परिभाषा देखते हैं। हमारे शरीर की हर कोशिका को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। परिसंचरण तंत्र वह सिस्टम है जो बिना रुके इन चीजों की को जो जहाँ जरूरत है वहां पहुंचाती है। यानी हमारे शरीर में जो परिसंचरण तंत्र होता है, इसका काम होता है जहाँ जिस चीज की आवश्यकता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो या पोषक तत्व हो, उन सब चीजों को उनके आवश्यक स्थान तक पहुंचाने का। ये जो आपका डेफिनेशन है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद कर लेना है। यहाँ देखो आप दिया हुआ है बीबीआई डेफिनेशन। यहाँ जो नीचे आपको जो दिखेगा हर स्लाइड में, यहाँ पे ये सब आपके एग्जाम को नजर में रख के बनाया गया है। तो आइए हम पहले से शुरू करते हैं, यानी हम रक्त को पहले जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारा जो रक्त होता है बाबू, वो मुख्यतः 4 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन 4 चीजों के मिलने से ह्यूमन के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है बच्चा, जीवों के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। जो प्लाज्मा है बाबू, वो लिक्विड स्टेट है, हमारे बॉडी का जो लिक्विड वाला भाग है ब्लड का, वो है। ठीक है, यानी द्रव अवस्था है हमारे, जो ये प्लाज्मा है ये रक्त का द्रव अवस्था है। डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स हैं ये, उसके बाद आरबीसी, ये तीनों ही हमारे ब्लड के सॉलिड पार्ट में आते हैं। यानी जो सॉलिड चीजें होंगी हमारे ब्लड में, जो ठोस चीजें होंगी, ठोस पदार्थ होगा, वह तीनों होते हैं। कौन कौन? तो डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी। तो बताइए बच्चों कि हमारा रक्त कितने चीजों से मिलकर बना होता है? हमारा रक्त 4 चीजों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा, लाल रक्त कण यानी आरबीसी, उसके बाद है डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कण, और फिर है प्लेटलेट्स। इन चारों के क्या काम होते हैं हमारे ब्लड में, हम इनको एक एक करके समझेंगे। आपको यह चीज ध्यान में रखना है, नोट, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारे शरीर को तरल अवस्था में पूरे शरीर को क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, हर एक भाग को क्या करता है? जोड़कर रखता है। चलिए, तो समझ गया आप हमारा ब्लड कितने से बना होता है? 4 से बना होता है, 4 पदार्थों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं, पहले आरबीसी को समझते हैं। ठीक है, लाल रक्त कण या लाल रक्त कोशिकाएं क्या है? जो है बाबू हमारा लाल रक्त कोशिका, इसका मुख्य काम होता है
हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, यानी ये हमारे शरीर में डिलीवरी बॉय का काम करता है। किसका काम करता है बाबू? डिलीवरी बॉय का, यानी जो भी चीजें हमारे शरीर में घूमेंगी उन सबको ले जाने का काम होता है आरबीसी। ठीक है, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो मुख्यतः कार्बन और उसके बाद जो ऑक्सीजन है, इन दोनों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जा रहा है तो हम उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएगा तो हम उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। ठीक है बच्चा, समझ गए बात को? अब हम इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो आरसीबी के अंदर, सॉरी आरसीबी नहीं, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अब केंद्रक क्यों नहीं पाए जाते हैं? केंद्रक इसलिए नहीं पाया जाता है ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ये ले जा पाए, यानी जो आरबीसी है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ले जा पाए, ज्यादा जगह बन पाए ऑक्सीजन के लिए, इसलिए इनमें न्यूक्लियस जो होता है वो उपस्थित नहीं होता है। समझ गए बात को? अब आता है आपका जो ब्लड होता है वो लाल क्यों होता है? आपका जो ब्लड है वो लाल क्यों होता है? तो वो होता है बाबू हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है बच्चा, हीमोग्लोबिन के कारण। तो हमने क्या क्या देखा? आरबीसी जो है वो रक्त का परिवहन करता है, रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें हीमोग्लोबिन मेन होता है इसके परिवहन के लिए। अगर वो ऑक्सीजन ले जा रहे तो हम उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे, अगर वो कार्बन ले जाएगा तो उसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। समझ गए बात को? अब हम आते हैं डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर का सोल्जर कहा जाता है, यानी सैनिक कहा जाता है, शरीर का सोल्जर। डब्ल्यूबीसी को सोल्जर क्यों कहा जाता है बाबू? वो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो होता है, जब भी हमारे शरीर में कोई वायरस, बैक्टीरिया शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो ये उससे लड़कर उसे मार देता है और हमें बीमार होने से बचा लेता है। जैसे ही कोई बाहरी चीज हमारे शरीर के अंदर एंटर करना चाहता है और हमें बीमार करना चाहता है, तो जो डब्ल्यूबीसी होता है बच्चा, वो हमें क्या करती है? सुरक्षित रखती है इन बैक्टीरिया वायरसेस से। ठीक है, ये हमारे शरीर में आर्मी का काम करता है। ठीक है बच्चा, अब अगर हम इसके मेन काम की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। इसका मुख्य काम होता है शरीर की रक्षा करना और बीमारियों से लड़ना। अगर हम इसके योगदान की बात करें कि हमारे शरीर में क्या योगदान कर रहा है, तो ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, ये हमारे शरीर को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी देता है। समझ गए बात को? यानी ये हमारे शरीर को शक्ति देगा बाहरी चीजों से लड़ने की। अगर हम इसकी बात करें ये क्या करेगा, तो इसका काम होता है सुरक्षा करने का बाहरी कीटाणुओं से, यानी पैथोजेंस जो होते हैं उनसे बचाने का। पैथोजेंस हम उससे कहते हैं बाबू, जो रोग जड़क सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर का आर्मी है, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य आधार है। डब्ल्यूबीसी क्या है? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम का मेन आधार है, बेस है हमारे इम्यून सिस्टम का। तो आपने क्या क्या समझ लिया अभी तक में? हमने समझा अभी आरबीसी, फिर हमने समझा डब्ल्यूबीसी, अब हम समझेंगे प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है बाबू? प्लेटलेट्स का काम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आपको जब भी चोट लगता है और आपके जहाँ चोट लगे, जैसे हाथ या उंगली कट गया है, हाथ कट गया है, तो वहां से जो खून बाहर आता है, तो उस खून को बहने से कौन रोकता है? उस खून को बहने से रोकता है प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चा, खून को जो थक्का बनाता है वो काम होता है प्लेटलेट्स का। जैसे हम यहाँ जो डायग्राम दिया गया है, इमेज दी गई है, उससे हम समझते हैं जरा सा। आप मानो कि यहाँ पे आपको चोट लग गया और यहाँ से खून क्या हो रहा है? बह रहा है। तो जैसे ही वहां पे चोट लगेगा, जो हमारा प्लेटलेट्स होगा वो भाग कर आएगा और उस जगह पर अपना जाली जैसा संरचना बनाना शुरू कर देगा, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये जाली जैसा संरचना बनाकर जो कटा हुआ भाग होता है जहाँ से खून बहता है, वहां पे खून बहने से रोक देता है। वहां पे ब्लड को क्या करता है? क्लोट कर देता है, थक्का बना देता है खून का, जिससे खून का जो बहाव है वो रुक जाता है। इसका मेन काम अभी आपको मैंने क्या बताया? तो ये रक्त का थक्का बनाता है, रक्त को क्लोट करता है। ठीक है, और क्या करता है? ये चोट लगने के बाद अत्यधिक खून बहने से रोकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक छोटा सा चोट भी आपको क्या करेगा? आपकी जान ले सकता है। जैसे अगर हम इसको डिटेल में समझे तो यहाँ पे दिया है, जब भी शरीर कटता या छिलता है तो प्लेटलेट्स तुरंत उस जगह पर जाकर जाल बना लेते हैं और चोट लगने पर पपड़ी या एस्केप जमाकर प्लेटलेट्स काम ही करता है। सॉरी, मैं आपको समझाता हूँ, मैंने थोड़ा उल्टा पुल्टा पढ़ दिया। यहाँ पे लिखा है बच्चा
कि जब भी हमारे शरीर में चोट लगेगा या छिल जाएगा तो प्लेटलेट्स तुरंत उस जगह पर जाएगा और वहां पे पपड़ी या स्कैब बना देने का काम भी इसी का होता है। किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है। ये जो आप देखते हैं ना, घाव है तो 1-2 दिन में उस पर एक लेयर चढ़ जाता है, उसको उस लेयर को भी बनाने का काम प्लेटलेट्स ही करता है। कौन करता है बाबू? प्लेटलेट्स करता है। इसे हमारे शरीर का मैकेनिक कहा जाता है। ठीक है, आप समझ गए। जैसे ही चोट लगा, खून बह रहा है, तो उस खून को इंस्टेंट रोकने का काम, अचानक से रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, यही बात था। अगर हम एग्जाम के नजरिए से देखें तो यहाँ एक पॉइंट लिखा है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स अनिवार्य है। इसके बिना छोटी सी चोट भी जानलेवा हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये प्लेटलेट्स काम ना करे तो क्या होगा? एक छोटा सा चोट बहुत सारे खून बहा देगा, एक छोटे से जगह से बहुत सारा खून बह जाएगा, जिस कारण से हमारी जान चली जाएगी ब्लड लॉस के कारण। समझ गए बच्चा? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी है प्लाज्मा की। तो अब हम प्लाज्मा को समझते हैं। प्लाज्मा जो होता है बाबू, ये हमारे शरीर का यानी रक्त का लिक्विड हिस्सा होता है, यानी द्रव अवस्था होता है, द्रव भाग होता है। प्लाज्मा के अंदर 90% से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। क्या होता है बाबू? 90% से ज्यादा पानी ही होता है। अगर इसके मुख्य कार्य की बात करें तो इनका काम होता है पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना। ये क्या करेगा? जो पोषक तत्व होंगे, जो न्यूट्रिशन वाले पदार्थ होंगे, हार्मोन होगा और जो अपशिष्ट पदार्थ होगा, जो हमारे शरीर के लिए जरूरत की चीजें नहीं है, उन सबको हमारे शरीर से क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। क्या करेगा बाबू? बाहर निकाल देगा। और जो पोषक तत्व है उनको अपने जगह पर पहुंचा देगा। प्लाज्मा वह नदी है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते हैं। ये पचे हुए भोजन और शरीर के कचरे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं। यानी आपके शरीर में जो चीजों का इधर से उधर खिसकना होता है, वो सारा काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। और आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें प्लाज्मा के अंदर ही तैरते रहता है। अब देखो ये क्या क्या करेगा प्लाज्मा? अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देगा। पोषक तत्व की जहां जरूरत होगी इसे वहां ले जाएगा, यानी कोशिकाओं में ले जाएगा। हार्मोन की जहां आवश्यकता होगी वहां ले जाएगा, जहां जरूरत होगी वहां ले जाएगा। बात समझ गए बउआ? एग्जाम के नजरिए से देखें तो अक्सर पूछा जाता है कि जो प्लाज्मा है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे पानी पाया जाता है। कितना? तो 90% से भी ज्यादा। तो अभी तक में हमने ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड का क्या काम है और कौन सा पार्ट कौन से काम को करता है, ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब बारी है ह्यूमन हार्ट को समझने का। ह्यूमन हार्ट जो होता है, यानी बाबू हमारा जो हृदय होता है, वो एक पावरफुल पंप के जैसे काम करता है, जो हमारे शरीर में इन सारे रक्तों को, यानी जो रक्त होंगे उन्हें हमारे शरीर में भेजने का और दोबारा शरीर से वापस लाने का काम करता है। हम जरा इसे समझते हैं। हम इसका एक और अलग से लेक्चर लेंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ हार्ट को ही पढ़ेंगे। तो हम फिर अभी एक ओवरऑल जानकारी हार्ट के बारे में ले लेते हैं। ठीक है, हृदय मांसपेशी की बनी होती है, बना एक पंप होता है जो बिना रुके लगातार धड़कता रहता है। यानी कहने का मतलब है बाबू, जो हार्ट होता है वो एक मांसपेशी की बनी होती है, जिसका नाम भी जिस मांसपेशी की बनी होती है उस मांसपेशी का नाम भी हृदय मांसपेशी है, या फिर अंग्रेजी में इसको हम कार्डिक मसल कहते हैं। कार्डिक मसल कहते हैं, कार्डिक मसल्स कहते हैं। ठीक है बच्चा, अगर हम इसके संरचना की बात करें तो इसमें जो संरचना होती है बच्चा उसकी, इसके ऊपर 2 कक्ष होते हैं और नीचे 2 कक्ष होते हैं। ये आप यहाँ देखो, ये यहाँ से ऐसे हम अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर में आपको 2 कक्षाएं दिखेंगी। एक आपका ये रहा और दूसरा आपका ये रहा। तो ये दोनों जो पार्ट है इनको हम अलिंद कहते हैं। जो ये ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है इनको हम दायां अलिंद कहेंगे। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है दायां अलिंद। और जो दूसरा पार्ट है लाल वाला, इन्हें हम कहते हैं बायां अलिंद। यानी ऊपर का दोनों पार्ट अलिंद कहलाता है। अगर दाएं साइड का है तो हम उसे दायां अलिंद कहेंगे, अगर बाएं साइड का है तो उसे हम बायां अलिंद कहेंगे। उसी तरह से जो नीचे का पार्ट है, अगर वो दाईं साइड है तो उसे हम दायां निलय कहेंगे, अगर वो बाईं साइड है तो उसे हम बायां निलय कहेंगे। ठीक है बच्चा, अब हम जरा इसके काम को समझ लेते हैं। जैसे आपके घर में जो पानी टंकी लगा, ये घर है, सॉरी, आप मान लो आपके छत के ऊपर जो पानी का टंकी रखा हुआ है, वहां तक पानी पहुंचाने का काम किसका होता है? मोटर का होता है। मोटर का होता है ना। ये क्या करता है? ये पूरे घर में पानी सप्लाई करते हुए ऊपर टंकी को भी भर देता है। ठीक उसी तरह से एक मोटर का ही काम करता है हमारे शरीर में हृदय। ये क्या करता है? हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सप्लाई करता है।
ये क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड को भेजता है, पूरे शरीर में ब्लड का परिसंचरण करेगा। ठीक है बच्चा। अब याद रखने की बात है कि हमारे हृदय के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 1, 2, 3 और 4। दाएं साइड का ऊपर का भाग दायां अलिंद, दाएं साइड का नीचे का भाग बायां निलय, सॉरी दायां निलय, बाएं साइड का ऊपर का भाग बायां अलिंद, बाएं साइड के नीचे का भाग बायां निलय। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, पहले आप थोड़ा थोड़ा समझ लो। हमारे हृदय में इन चारों को मिलाकर 4 वेश्म या 4 कक्ष बनते हैं। ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं। अब हम जरा हृदय के काम को समझते हैं कि हृदय काम कैसे करता है। आइए, अशुद्ध रक्त पहले दिल के दाहिने हिस्से में आता है, फिर फेफड़ों में जाकर साफ होता है और दिल के बाएं हिस्से में आकर पूरे शरीर में चला जाता है। यानी कहने का मतलब है बाबू, आप मानो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड भरा है, यानी अशुद्ध रक्त है। ये क्या होगा, ये आएगा पहले दाएं अलिंद में। ठीक है, दाएं अलिंद से आएगा दाएं नीले में, और दाएं नीले से सीधा चला जाएगा हमारे फेफड़ों में। अशुद्ध रक्त पहले कहाँ आएगा, दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से आएगा दाएं नीले में, और दाएं नीले से अशुद्ध रक्त आ जाएगा पूरा हमारा फेफड़े में। फेफड़े से फिर वो शुद्ध होकर यानी ऑक्सीजन कार्बन निकल जाएगा और ऑक्सीजन डल जाएगा, और ऑक्सीजन के डलते ही वो क्या बन जाएगा, शुद्ध रक्त बन जाएगा। फिर जो हमारा शुद्ध रक्त होता है वो आता है पहले बाएं अलिंद में, और फिर बाएं अलिंद से आता है बाएं निलय में, और बाएं निलय से हमारे सीधे सीधे हमारे शरीर में पहुंच जाता है। समझा आपने बात को। अशुद्ध रक्त पहले कहाँ जाता है, दाएं अलिंद में। कहाँ जाता है बच्चा, दाएं अलिंद में, यहाँ आएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, दाएं निलय में। दाएं निलय से फिर ये कहाँ जाएगा, हमारे फेफड़े में। फेफड़े से कार्बन बाहर निकल जाएगा, कार्बन क्या होगा, ब्लड के अंदर से बाहर निकल जाएगा, और फिर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगा, और ऑक्सीजन आते ही ब्लड शुद्ध हो जाएगा, और फिर वो पहुंचेगा बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में आने के बाद ये बाएं नीले में जाएगा, और बाएं नीले से हमारे पूरे शरीर में परिवाहित हो जाएगा। अगर हम प्रो टिप की बात करें तो आप यहाँ देख लो, दायां हिस्सा यानी राइट साइड हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड यानी अशुद्ध रक्त को ले जाएगा, और बायां हिस्सा हमेशा शुद्ध रक्त को ले जाएगा। यानी इस वाले इमेज में हम देखते हैं, जो आप ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं हमारे हार्ट का, ये है हमारा दायां अलिंद और दायां निलय। जो दायां अलिंद और निलय है, इनके अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त भरा रहेगा, यानी CO2 युक्त रक्त भरा रहेगा। यहाँ से ये सीधा फेफड़ों में पहुंच जाएगा। और ये जो आप रेड वाला पार्ट देख रहे हैं यानी बायां वाला पार्ट है, इसमें हमेशा शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहेगा। वही बात आपको यहाँ पे बताया गया, एग्जाम का प्रो टिप है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। अब हम जरा आते हैं दोहरा परिसंचरण क्या होता है। आपको जब मैंने यहाँ समझाया कि पहले रक्त आता है दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से फेफड़े में, फिर फेफड़े से बायां अलिंद में, बायां अलिंद से बायां निलय में, और बायां निलय से पूरे शरीर में। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ब्लड है वो 2 बार हमारे फेफड़ों में, 2 बार हमारे हार्ट में, और 2 बार हमारे शरीर में जा रहा है। इसलिए हम इसका नाम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कह देते हैं, या फिर हम इसको दोहरा परिसंचरण कह देते हैं, डबल सर्कुलेशन कह देते हैं। आइए समझते हैं। जैसे कि आपने देखा, शरीर से जो अशुद्ध रक्त होगा पहले हार्ट के दाएं भाग में जाता है, फिर दाएं भाग से सीधा कहाँ जाता है बाबू, फेफड़े में जाता है, फिर फेफड़े से शुद्ध होकर फिर हार्ट में आता है, हार्ट के बाएं भाग में आता है। ठीक है, बाएं भाग से फिर पूरे शरीर में चला जाता है। तो आप देख रहे हो, आप यहाँ से एक बार ये आया, फिर यहाँ से एक बार ये आया, तो 2 बार दोनों चीजें हो रही है। एक बार यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर एक बार यहाँ जा रहा है, एक बार ये वाला पूरा हो गया, और फिर दोबारा यहाँ से यहाँ आया, फिर दोबारा यहाँ से यहाँ आ गया, यानी दूसरा ये पूरा हो गया। तो जब ये 2-2 बार होता है तो हम इसको क्या कह देते हैं बाबू, दोहरा परिसंचरण कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब ये हार्ट से यानी अशुद्ध रक्त हार्ट से फेफड़े में जाएगा तो हम उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, फेफड़े से जब हृदय से जब रक्त यानी अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाएगा तब हम उसको कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जब शुद्ध रक्त बनकर हृदय से शरीर में आएगा, शुद्ध रक्त हृदय से शरीर में आएगा, तब हम उसको कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बात समझे आप, एक बार और समझाते हैं। जब रक्त हृदय से निकलकर यानी अशुद्ध रक्त हृदय से निकलकर फेफड़ों में जाएगा,
CO2 युक्त रक्त हृदय से निकलकर फेफड़ों में जाएगा, तब वो कहलाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब रक्त हृदय से निकलकर बॉडी में आएगा, तब वह कहलाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा बाबू? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बात समझ गए आप? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ दीजिएगा, मैं फटाक से उसका जवाब दे दूंगा। अब हम आते हैं एग्जाम का, जो बोर्ड एग्जाम का MVP यानी मोस्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। दोहरा परिसंचरण यह सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन और कार्बन दोनों आपस में मिल ना जाए। ऑक्सीजन और कार्बन का मतलब है कि शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आपस में मिल ना जाए, इसको सुनिश्चित कौन करेगा? तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा। समझ गए बात को बच्चा? अब हम आगे आते हैं। अब बारी है रक्त वाहिकाओं की। तो जो रक्त वाहिका होता है बच्चा, उसे हमारे शरीर का हाईवे कहा जाता है, यानी रोड्स कहा जाता है। और रोड के अंदर डिलीवरी पार्टनर कौन होता है? तो ब्लड होता है। ये जो आप देख रहे हो ना बहते हुए, ये होता है। ये क्या है? यानी नसें हमारी रोड होती है, और रोड के अंदर जो चलती है ब्लड, उसे हम गाड़ी के रूप में देखते हैं। अब हमारे जो वाहिकाएं होती है हमारे शरीर में, वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है बाबू धमनी, दूसरी होती है शिरा, और तीसरी होती है केशिकाएं। ठीक है बच्चा? धमनी क्या करेगा? तो धमनी के अंदर हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये देखो, मैं आपको समझाता हूँ, पर यहीं पे समझाता हूँ, फिर वहां चलेंगे। जो हमारा धमनी है, सॉरी, जो हमारा धमनी है, उसके अंदर हमेशा ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहेगा। यानी ये जो धमनी है, ये हमारे हार्ट से शरीर में खून को भेजता है। कहां से कहां तक? हार्ट से शरीर में, हृदय से शरीर में। ठीक है? क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है। जो शिरा होता है बाबू, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को ले जाने के लिए काम करता है। यानी जब आपके शरीर से ब्लड आपके हृदय में आता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो वो किस में आएगा? शिरा में आएगा। जब ऑक्सीजन वाला जाएगा तो धमनी में आएगा, जब कार्बन वाला जाएगा तो शिरा में आएगा। और ये तो छोटी छोटी आप देख रहे हैं, पतली पतली सी, इसे हम केशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कैपिलरी कहते हैं। ये बहुत पतले पतले से नसें होती है, हमारे बाल से भी पतले नस होते हैं इसमें। ये क्या करेगा? तो इस जो ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होगा ना हमारे शरीर में, इसका काम होता है शिराओं का, कि वह एक ऑक्सीजन से आदान प्रदान करने में मदद करे। और जितनी नसें हमारे पूरे शरीर में है, अगर उसे हम बिछाना शुरू करेंगे बच्चा, तो वो लगभग 1 लाख से भी ज्यादा किलोमीटर के दूर फैल जाएगा। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। ठीक है? कि हमारे शरीर में जितनी नसें, अगर मैं एक लाइन से बिछाना शुरू करूँ उसको, तो वो 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी में फैल जाएगा। पहले हम इन तीनों की बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया कि धमनी आपका हमेशा ब्लड को ले जाएगा, जो शुद्ध वाला होगा। केशिकाएं, शिराएं हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाले अशुद्ध रक्त को ले जाएगा, और जो केशिका है वो क्या करेगा? नसों के अंदर गैसों का आदान प्रदान करेगा। यानी ऑक्सीजन यहाँ देगा और कार्बन यहाँ से वापस लेगा। यानी हमारे शरीर के हर अंगों तक ये पहुंचाता है, जैसे सेल्स तक ये भी पहुंचाता है रक्त को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी है आर्टलरी की, यानी धमनी की। जो धमनी है बच्चा, वो क्या करता है? हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को ले जाता है, अभी मैंने आपको बताया। और जो शिरा होता है वो अशुद्ध रक्त को ले जाता है। ठीक है? अब अगर हम देखें तो धमनी की दीवार जो होती है, यानी नसें, धमनी नाम की जो नस है, उसकी जो दीवार होगी वो ज्यादा मोटी होगी शिरा के मुकाबले। ठीक है? अब ये मोटा और पतला क्यों होता है अभी समझाता हूँ। क्योंकि जो धमनी है उस पर उच्च रक्तदाब लगता है, हाई ब्लड प्रेशर लगता है, जिस कारण से क्या होता है बच्चा, कि हमारे इस धमनी को मोटा रहना पड़ता है, नहीं तो ये फट सकता है, प्रेशर की वजह से फट जाएगा। और क्योंकि इसमें कोई भी प्रेशर नहीं लगता है, इसलिए इसमें वॉल्व उपस्थित होते हैं, जो रक्त को वापस और लौटने से रोकता है। यानी क्या करता है कि जो कार्बन वाला जो ब्लड ऊपर जा रहा है, वो दोबारा से नीचे ना लौट जाए, इस चीज को सुनिश्चित करेगा वो जो वॉल्स यानी गेट लगा होगा वो। ठीक है बच्चा? और ये जो आप देख रहे हो डेफिनेशन, यानी ये जो आप अंतर देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से। बात समझ गए? ये देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, VVI क्वेश्चन। धमनी और शिरा का अंतर हमेशा ही पूछा जाता है, ये बोर्ड का सबसे पसंदीदा प्रश्न है। ठीक है? इस चीज को भी आपको याद रख लेना है, धमनी और शिरा में क्या क्या अंतर है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। अब हम आते हैं केशिका पे। केशिका का काम क्या होता है बच्चा? ये हमारे शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिकाएं है। यह धमनी और शिराओं को आपस में जोड़ती है। गैसों के आदान प्रदान और पोषक तत्वों का आदान प्रदान यही होता है। यानी ये यूनिट है हमारे नसों का। यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होगा
और इसका काम क्या होता है, धमनी और शिरा को आपस में जोड़ने का। ठीक है बच्चा, आइए ना। धमनी बहुत मोटी होती है, वह सीधे केशिका को ऑक्सीजन नहीं दे सकती है, इसलिए वह बालों जैसी पतली केशिकाओं में बट जाती है, जहां चीजें आसानी से आर पार हो जाता है। यानी क्योंकि ये देखो आप, ये वाली दीवार देखो कितनी मोटी है, ये भी कितनी मोटी है, तो इसके बीच में, और यहाँ पे ये पतला पतला है, तो इसके बीच में जो है, इन दोनों के बीच गैसों का आदान प्रदान होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत पतला होता है। इसलिए केशिकाएं क्या होती है, बालों से भी पतले अवस्था में एक दूसरे से जुड़ जाती है, यानी दोनों ही नसों से, दोनों ही वाहिकाओं से जुड़कर गैसों को आपस में आदान प्रदान करवा देती है, और गैसों के साथ साथ जो पोषक तत्व होते हैं उसका भी आदान प्रदान करवा देती है। अगर हम की फैक्ट की बात करें तो ये असली गैसों का आदान प्रदान केवल केशिकाओं के स्तर पर ही हो सकता है। यानी कि आप जो देख रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में आता है, इसका जो आदान प्रदान होता है वो केवल और केवल केशिकाओं के स्तर पे ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं ब्लड प्रेशर और पल्स को, यानी हमारा रक्तचाप और नाड़ी को समझते हैं। रक्त द्वारा वाहिकाओं पे के दीवारों पे लगाए गए दबाव को हम रक्त प्रेशर कहते हैं, या ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। यानी ब्लड कितने तेज गति से हमारे नसों पे दबाव लगा रहा है, यही हमारा ब्लड प्रेशर कहलाता है। अगर दिल जब सिकुड़ता है, यानी छोटा होता है, तब हम उस सिकुड़ने की अवस्था को सिस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सिस्टोलिक कहते हैं, और इस पे लगने वाला दबाव होता है 120। और जब दिल आराम करता है, यानी फैल जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तब हम उसको डिस्टोलिक कहते हैं, जिसका दबाव कितना होता है बाबू, 80 होता है। सिस्टोलिक क्या होगा, जब दिल सिकुड़ेगा उस पे दबाव लगता है 120। और डिस्टोलिक क्या होता है बाबू, डायस्टोलिक है, सॉरी, डायस्टोलिक क्या होता है, जब दिल रिलैक्स होता है तो उस पे दबाव कितना लगता है, 80 लगता है। ठीक है, अब यही 120/80 जो है, यही हमारा ब्लड प्रेशर है। ठीक है, आइए समझते हैं अब नाड़ी को। हमने ब्लड प्रेशर समझ लिया, अब नाड़ी को समझते हैं। हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाले फैलाव को ही क्या कहते हैं, नाड़ी कहते हैं। अब डॉक्टर जो हमारे कलाई को छूते हैं ना, कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके कलाई पे अपना हाथ रखकर चेक करते हैं, तो वो यही देखते हैं कि जो हमारा धमनी है उसमें फैलाव कितने तेज गति से हो रहा है। ठीक है, इससे पता चलता है हमारे शरीर के परिस्थितियों का। चलिए अब जरा हम ऑब्जेक्टिव अलर्ट देख लेते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो होगा बाबू 120/80 mmHg होगा। ठीक है, इसे मापने वाले यंत्र को हम स्पिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, स्पिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। यानी जिससे हम अपना ब्लड प्रेशर मापते हैं उसे हम स्पिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। और एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा ही जाएगा, ये अक्सर ही पूछा जाता है। और अब हम जरा सा बीमारी और समरी देख लेते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया, लास्ट वाला स्लाइड है। अगर हमारे ब्लड में आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आरबीसी या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं एनीमिया। ये एक प्रकार की बीमारी है जिसमें हमारे शरीर के रक्त के कम होने की वजह से ये बीमारी होती है। और एक और बीमारी होता है बाबू हाइपरटेंशन, यानी उच्च रक्तचाप। इसमें क्या होता है कि ये जो 120/80 सामान्य रक्तचाप है, इससे कहीं ज्यादा बढ़ जाता है हमारा ब्लड प्रेशर। इसी को हम उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन कहते हैं। ये दोनों बीमारियां हैं जो कि हमारे परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड है। अब है भैया नीचे का पॉइंट आप पढ़ें। प्रशांत भैया के इन 5 प्रश्नों को याद करें लो। प्रशांत भैया के इन 5 प्रश्नों को याद कर लो। परिसंचरण तंत्र में पूछा गया कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। बेस्ट ऑफ लक। ये जो मैंने आपको 5 प्रश्न दे रखे हैं, अगर आपने इन 5 प्रश्न को सॉल्व कर लिया अपने मन से और इन्हें याद कर लिया है, तो आप समझ जाओ रक्त परिसंचरण तंत्र से कितने भी सवाल आएंगे वो सारे ही सवाल इसी में आकर समेटा जाएंगे। आपका एक भी सवाल इस चैप्टर से, इस टॉपिक से नहीं छूटने वाला है। ठीक है बच्चों, इस क्लास में मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया क्योंकि मैं 2-3 दिन से रिकॉर्ड करने का ट्राई करता हूँ पर हो नहीं पाता है, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो चलिए, आज का वीडियो काफ़ी छोटा है। अब हम मिलेंगे कल के क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत,